जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 61 और 62 को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये महाभियोग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो जब हम लोग सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे उस समय भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रोसेस है वो यूएसए से लिया गया है। अब ये जो महाभियोग का प्रोसेस है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। महाभियोग का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। महाभियोग का आधार क्या होता है, यानी किस बेसिस पर जो है राष्ट्रपति के अगेंस्ट में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो महाभियोग का आधार जो है वो संविधान का उल्लंघन होता है। इस आधार का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, संविधान के उल्लंघन की परिभाषा जो है वो हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं यदि लोकसभा में लाया गया तो, या राज्यसभा के जो सभापति हैं यदि राज्यसभा में लाया गया तो उनके लिए ये प्रस्ताव स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यानी मान लीजिए यदि क्या होता है राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा के स्पीकर के पास आता है तो उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो उसको स्वीकार करें। इसी तरह यदि राज्यसभा के सभापति के पास राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रस्ताव आता है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो उसको क्या करें, स्वीकार करें। अब न्यूनतम समर्थन कितना चाहिए होता है, तो न्यूनतम समर्थन चाहिए होता है महाभियोग प्रस्ताव के लिए 1/4 इंटू सदन की कुल क्षमता। ठीक है, तो सदन की कुल क्षमता जो लोकसभा की होती है कितनी होती है, 543। तो यदि लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो कितना समर्थन न्यूनतम चाहिए, तो 1/4 इंटू 543। और यदि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो इसके लिए आपको क्या चाहिए न्यूनतम समर्थन, तो 1/4 इंटू 245, क्योंकि 245 जो है वो राज्यसभा की कुल सीट है। आगे आएंगे हम लोग। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से 15 दिन पहले जो है वो क्या करना होता है, तो सूचित करना होता है। ठीक, अगर महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो दोनों सदनों में यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी क्या हो जाए, तो अलग अलग यानी लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग सदन के कुल क्षमता के 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति तुरंत अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा जो लोकसभा है उसका कुल बहुमत कितना है, तो कुल बहुमत मान लीजिए 543 है। इसका क्या होता है 2/3 से लोकसभा में पारित हो जाए क्या, तो जो राष्ट्रपति का क्या है महाभियोग प्रस्ताव है। और जो हमारा राज्यसभा का कुल बहुमत है 245, इसका 2/3 से राज्यसभा में पास हो जाए तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए चार्ज की जांच दूसरा सदन द्वारा किया जाता है। यदि मान लीजिए कि लोकसभा में राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो राज्यसभा इसकी जांच करेगा, और यदि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो लोकसभा इसकी जांच करेगा। राष्ट्रपति इस दौरान अपने पक्ष को खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से रख सकते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, चुने हुए प्लस मनोनीत। आपको मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। जो 12 मेंबर जो है राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग के प्रोसेस में जो है वो चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स और साथ ही साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। लेकिन राज्य विधानमंडल के सदस्य जो है वो महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते हैं, जबकि आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल के कोई भी सदस्य जो है वो महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अनुच्छेद 62 में क्या है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसे पूरा करने का समय। अनुच्छेद 62 क्लॉज 1 में क्या बोला गया कि नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि नॉर्मल कंडीशन मान लीजिए कि राष्ट्रपति क्या किए, इस्तीफा वगैरह नहीं दिए, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किए, तो ऐसे कंडीशन में नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जो पुराने वाले राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 क्लॉज 2 में क्या बोला गया कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, मान लीजिए उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया
या उनकी मृत्यु वगैरह हो गई या कोई और कारण से राष्ट्रपति का पद बीच में खाली हो जाता है तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीना के अंदर हो जाना चाहिए। जब से राष्ट्रपति का पद खाली हुआ उसके 6 महीना के अंदर जो है नेक्स्ट राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, यदि कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो। और अगर इस कारण से नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। मान लीजिए क्या होता है कि 2025 में कोई राष्ट्रपति चुने गए, किसी कारण से 2027 में जो है मान लीजिए इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया, 2027 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने कितना साल का कार्यकाल पूरा किया था? 2 साल का। कितना बचा हुआ था? 3 साल का। तो अब जो नए राष्ट्रपति 2027 में चुने जाएंगे ये 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, यानी कब तक के लिए? 2032 के लिए। ऐसा नहीं कि जो लास्ट वाले का रिमेनिंग कार्यकाल था 3 साल उतने के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेंगे, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करते हैं तो उनको सारे फैसिलिटीज वगैरह जो राष्ट्रपति को मिलते हैं वही मिलेंगे। उपराष्ट्रपति अधिकतम जो है 6 महीना तक राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 62। कल के क्लास में हम लोग आगे की बातों करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।